गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं में अभी तक पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड कन्यादान पाठ का काम चल रहा था, जिसमें व्याख्यार्थगत प्रश्नोत्तर पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास संपूर्ण कार्य समाप्त हो गया है। और आज हम पुनः एक बार कृतिका पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं, जिसमें कि इसके पहले आपने 2 लेसन पढ़े थे। वो दोनों लेसन के अंतर्गत जो आपने पहला पाठ पढ़ा था, नेताजी का चश्मा, और इसमें कृतिका के अंतर्गत आपने माँ का आंचल, पहला पाठ पढ़ा था आपने माँ का आंचल, नेताजी का चश्मा तो आपका गद्य खंड में है क्षितिज में। कृतिका में आपने पहला पाठ पढ़ा था माँ का आंचल और दूसरा पाठ था जॉर्ज पंचम की नाक। आज तीसरा और इस वर्ष कक्षा 10वीं में कोर्स का ये अंतिम पाठ है, साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। बच्चों, ये एक यात्रा वृत्तांत हिंदी की नवीन विधाओं में से एक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ट्रेन एक दिखाई पड़ रही, रेलगाड़ी। तो हम रेलगाड़ी से यात्रा करें, बस से यात्रा करें, हवाई जहाज से यात्रा करें, जब कोई यात्रा करते हैं और उस यात्रा का बिल्कुल सजीव सुंदर वर्णन करते हैं, ऐसा सुंदर वर्णन कि इसका दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाए, ऐसा लगे कि मैं खुद उस स्थान के दर्शन कर रहा हूँ, ये विधा यात्रा वृत्तांत कहलाती है। तो ये मधु कांकरिया जी ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो सिक्किम राज्य स्थित है, वहाँ की यात्रा की। उसकी राजधानी गंगटोक और उससे भी आगे जो हिमालय की यात्रा की है, उसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया है। ठीक है, आइए इस पाठ के सारांश की ओर दृष्टि डालते हैं एक बार। ये देखिए, जो इसमें चित्र दिख रहे हैं, ये सब सुंदर यात्रा के हिमालय के चित्र हैं। यहाँ लेखिका ने इन क्षेत्रों के का भ्रमण करते हुए दर्शन किया है। ये आपको जो झरने दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब बड़ा ही प्राकृतिक रम्य और सुंदर स्थल है। इन स्थलों के दर्शन आपको लेखिका ने कराया। तो चलिए, इस लेसन में हम सारांश की बात करेंगे। कि सारांश के अंतर्गत आप देखेंगे उनकी सारांश को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले कि उन बिंदुओं से संबंधित चर्चा की जाए, हम आपको सूक्ष्म
पाठ के सारांश के विषय की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब व्यक्ति शहरों की भाव शून्यता, भागम भाग और मशीनी जीवन से ऊब जाता है तो वो कुछ दिनों की शांति के लिए ऐसे ही स्थानों में जाना चाहता है। ऐसे ही स्थानों की यात्रा करना चाहता है जहाँ उसे और उसके मन मस्तिष्क को पूर्ण शांति मिले प्रकृति की गोद में। हमारे ऋषि मुनि भी शांति के लिए, ध्यान मग्न होने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, अनेकों समाज कल्याण के लिए, खोज करने के लिए प्रकृति की गोद में, एकांत में, शांत में, ऐसे ही स्थानों में जाकर के अपना निवास करते थे और वहां साधना करते थे। तो इसी शहरी भागम भाग, शहरी मशीनी जीवन, यंत्रवत जीवन की ऊब के कारण ही मधु जी को, मधु कांकरिया जी जो हैं, उनको दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। कौन? ये भागम भाग का जीवन। थोड़ा सा शांति के लिए प्रकृति की ओर, हिमालय की ओर दूर यात्रा के लिए ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने इस यात्रा वृत्तांत में शब्दबद्ध किया है, उसका वर्णन किया है। ये जो पाठ साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक लिया गया है, ये पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और उसके आगे हिमालय की यात्रा का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का अद्भुत वर्णन लेखिका ने किया है। इतना सुंदर वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। यही तो कला है यात्रा वृत्तांत में, इस विधा में लिखने की यही प्रमुख कला है कि ऐसा वर्णन किया जाए कि पाठक के समक्ष, पढ़ने वाले के समक्ष वो दृश्य प्रस्तुत हो जाए, ऐसा लगे कि वो मैं स्वयं देख रहा हूं। महिला यायावारी की विशेषता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। यानी महिलाओं के द्वारा भी मक्कड़पन, महिलाओं के द्वारा भी यात्रा करना, प्रकृति से प्रेम करना, ये भी इसमें दर्शाया गया है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, यानी हिमालय के सौंदर्य पे तो मुग्ध है कोई भी। वहां की प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक छटा को देखकर, फूलों के सुंदर खिले हुए फूलों को देखकर, मुस्कुराते हुए पुष्पों को देखकर, बहते हुए झरनों को देखकर, हरे भरे वृक्षों को देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। लेकिन लेखिका वहां के जो निवासी हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अभाव और गरीबी में जीवन यापन करते हैं, उनको भी इस पाठ में रेखांकित किया है, उनका भी वर्णन किया है। और हमें बताना चाहती हैं लेखिका, हम आप सभी को, सभी पाठकों को,
कि हिमालय तक पहुंचने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं, हिमालय तक जाने के लिए जिन मार्गों का निर्माण किया गया है, उन कठोर पत्थरों को तोड़कर काट करके जो सुंदर सड़कें बनाई गई हैं, उसमें वहां के ये बेचारे मेहनती, अभावग्रस्त और गरीबी में जीते हुए लोगों ने, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखिका के द्वारा पीड़ा और सौंदर्य का बड़ा ही अद्भुत मेल प्रस्तुत किया गया है, जिसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं और इस सृष्टि की समग्रता का भी एहसास होता है, आभास होता है। यानी उन लोगों के प्रति जो पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों के प्रति लेखिका के मन में करुणा का भाव जागृत होता है और यही कारण है कि उनका वर्णन लेखिका के द्वारा इस पाठ में किया गया है, रेखांकित किया गया है। देखिए, यात्रा से हमें बहुत लाभ होता है। यात्राओं से वहाँ की संस्कृति, खान पान, बोली भाषा, इन सब चीजों का भी ज्ञान होता है और इन सब चीजों का आदान प्रदान भी होता है। यात्राओं से मनोरंजन तो होता ही है, ज्ञानवर्धन होता है और जो अज्ञात स्थल है, जिनकी मुझे जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी होती है। इसके साथ साथ भाषा, संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर हमारे मन में शांति उत्पन्न होती है, आनंद का एहसास होता है। उन वनों में सुंदर किलोल करते हुए वन्यजीवों को देख करके मनोरंजन भी होता है। और ऐसे स्थल जो अज्ञात हैं हमारे लिए, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो उनके विषय में जानकारी जब मिलती है तो उत्सुकता भी होती है। वहाँ के जो हमारे साथ चलने वाले, वहाँ के विषय में बताने वाले जो गाइड होते हैं, वो जब बताते हैं कि यहाँ ऐसे स्थान है, इस तरह के स्थान है जिनके बारे में हमने सुना नहीं है, तो उनको देखने की और उनको उनके प्रति जानकारी लेने के लिए मन में उत्सुकता भी होती है। ठीक है ना। साथ ही वहाँ की जो बोली है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसके विषय में भी मुझे ज्ञान होता है, क्योंकि ऐसे उस क्षेत्र के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं जहाँ मैं गया नहीं, खाली किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, तो उसकी जानकारी हो जाती है, ज्ञानवर्धन होता है। भूगोल में भी हम उसके विषय में पढ़ते हैं, भौगोलिक वर्णन पढ़ते हैं क्षेत्र में, लेकिन जब हम जाकर के आंखों से देखते हैं वहाँ का वर्णन, तो फिर हमें कोई चीज रटने की और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि जो दृश्य है वो देखने के बाद वो स्वतः मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। जब भी कभी वहाँ के वर्णन की बात आएगी, उसको बारे में कुछ लिखना होगा, तो वो सारा दृश्य हमारी आंखों के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है। तो इससे भाषा, संस्कृति के बारे में भी ज्ञान होता है, ज्ञानवर्धन बढ़ता है, मनोरंजन होता है। और इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है।
ये जो यात्रा है, यात्राएं जब हम करते हैं तो अपने पराये से मुक्त हो जाते हैं। हम रेलगाड़ी में जाते हैं, हमारे बगल में कौन बैठा है, किस धर्म का है, किस जाति का है, इससे कोई मतलब नहीं होता। बड़े प्रेम से साथ में बैठ करके हम यात्रा करते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, वहां की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं, वो हमारे बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस तरह से जो अपने पराये की संकीर्णता है हमारे मन में बनी रहती है, छोटी छोटी बातें, ये सब भी स्वतः दूर होती है और हमारा हृदय एक विशाल हृदय बनता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होती है कि अरे ये तो सब एक ही परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई भूमि है और उसमें हम सभी लोग जो रह रहे हैं वो भी उनकी एक सुंदर कृति है। ये सब प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन भी उन्हीं का बनाया हुआ है। इसलिए हम सभी एक हैं, हम सभी भाई भाई हैं। जितने भी संसार के प्राणी हैं वो सब एक परिवार की तरह हैं। ऐसी भावना भी इस तरह की यात्राओं से जागृत होती है। तो बच्चों, ये था इस पाठ के विषय में, थोड़ा सा सारांश के विषय में आपको बताया गया कि इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या है। अब अगर आप इस पाठ का सार लिखना चाहें तो निम्न बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका है इसकी मधु कंकरिया जी। विधा कौन सी है बच्चों? अभी जैसा कि मैंने बताया था, विधा कौन सी है? यात्रा वृत्तांत, जिसमें यात्रा का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। पाठ का सार, ये हम निम्न बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। सारांश ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम बिंदुओं के आधार पर लिखेंगे तो फिर हमें लिखना चाहिए प्रस्तावना। ठीक है ना। प्रस्तावना हेडिंग डाल देंगे। गंगटोक शहर, जो कि राजधानी है सिक्किम की, गंगटोक शहर और इसके आगे की यात्रा की है लेखिका ने। यूमथांग तक का रास्ता, यूमथांग तक का रास्ता, इसके विषय में थोड़ा सा आप वर्णन लिख सकते हैं। ठीक है। मातृत्व और श्रम साधना का दृश्य, जो वहां के लोगों के द्वारा करते हुए मेहनत देखा है लेखिका ने। मातृत्व एवं श्रम साधना, मेहनत करते हुए, छोटा सा बच्चा है वहीं पे लेटा हुआ है तो उसके प्रति मातृत्व भाव और श्रम परिश्रम का, मेहनत करते हुए महिलाओं को देखा है तो उसका वर्णन आप लिख सकते हैं हेडिंग के आधार पर। और स्कूल से लौटते हुए बच्चे, जो छोटे छोटे स्कूल बने हुए हैं वहाँ
कि पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से लौटते हैं, किस तरह से चले आ रहे हैं पैदल, उनको देखा है। स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे। स्कूल से लौटते हुए पहाड़ी बच्चों को लेखिका ने देखा और उनके विषय में लिखा कि जब लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी तो रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले, जिनके बारे में जो नार्गे था जिसकी जीप में लेखिका जा रही थी उसने बताया था कि यहाँ का जीवन कठोर है, यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। चाय के बागानों में युवतियों को पत्तियां तोड़ते हुए देखा। चाय के बागानों में युवतियां, उनको काम करते हुए, परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए देखा है। ठीक है। लायुंग में पड़ाव, जहां पे लेकर रुकी थी, ठीक थोड़ी दूरी चीन की सीमा दिखाई पड़ रही थी वहां से। लायुंग से यूमयांग की ओर। तो इन बिंदुओं के आधार पर भी हम इसका जो है सार लिख सकते हैं। ठीक है ना। आगे कल इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। ठीक।